हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं IC38 न्यू सिलेबस के क्वेश्चन आंसर्स, जो कि सेशन 2024 और 25 में मोस्टली पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को आपने ध्यान से करना है और कंसेप्ट समझते हुए करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ डैश। आपको बताना है कि इंश्योरेंस में किस चीज़ की ट्रांसफ़र कर दी जाती है। सो द ऑप्शंस आर लायबिलिटी, नीड्स, ओनरशिप एंड रिस्क। तो देखिए, इंश्योरेंस का मतलब ही है ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। सो द आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ब्रीच ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो ऑटमोस्ट गुड फेथ का उल्लंघन करती है। देखिए, ऑटमोस्ट गुड फेथ जो प्रिंसिपल है ये इंश्योरेंस में फॉलो किया जाता है। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो दोनों ही पार्टीज़ हैं जिनके बीच में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी कि इंश्योरर और इंश्योर्ड, उन दोनों की ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो ज़रूरी तथ्य हैं वो एक दूसरे को बताएं। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है जो कि ऑटमोस्ट गुड फेथ के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है या उसका उल्लंघन कर रहा है। सो द ऑप्शंस आर नॉन डिस्क्लोजर। अब नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है कॉन्फिडेंशियल, यानी कि किसी बात को छुपा कर रखना। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है किसी भी बात को तोड़ मरोड़ कर बताना या चेंजेस करके बताना। नेक्स्ट है बोथ, और लास्ट ऑप्शन है नोटा। तो देखिए, ऑटमोस्ट गुड फेथ के उल्लंघन वाली दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ए एंड बी। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बोथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज नॉन डिस्क्लोजर। अब नीचे दी गई ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसको आप नॉन डिस्क्लोजर की कैटेगरी में मानेंगे। सो द ऑप्शंस आर इनएडवर्टेंट ओमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि अनजाने में किसी इंफॉर्मेशन को छुपा लेना या गलती से छुपा लेना। नेक्स्ट है इंटेंशनल सप्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी कि जानबूझकर इंफॉर्मेशन को छुपाना। और सी ऑप्शंस में कहा गया है कि ए और बी बोथ आर करेक्ट, और डी ऑप्शन कह रही है कि दोनों ही ये गलत हैं। तो देखिए, नॉन डिस्क्लोजर में ये दोनों ही बातें, यानी कि ए और बी, ये दोनों ही ऑप्शंस कंसीडर की जाएंगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टर्म्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, मिस रिप्रेजेंटेशन जैसे कि बातों को तोड़ मरोड़ कर बताना या फिर गलत बयानी करना। तो आपको नीचे दी गई ऑप्शंस में से बताना है कि किसको आप मिस रिप्रेजेंटेशन मानेंगे। तो पहली ऑप्शन है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि मासूमियत में गलत बयानी कर देना। नेक्स्ट है फ्रॉडेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी कि धोखे की मंशा से मिस रिप्रेजेंटेशन कर देना। और नेक्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। तो देखिए, ये दोनों ही बातें, कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन जो इनोसेंटली या फिर फ्रॉडेंट इंटेंशन के साथ की गई हो, ये दोनों ही मिस रिप्रेजेंटेशन में कंसीडर होंगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिक्लेयर्ड एज अ वॉइड। आप एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को कब वॉइड मानोगे। वॉइड का मतलब है जो खत्म हो जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं बचता है, यानी कि खाली। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, देन फ्रॉडेंट मिस रिप्रेजेंटेशन, और सी ऑप्शन जो थर्ड ऑप्शन है ये कह रही है बोथ आर करेक्ट। तो देखिए, अगर दोनों ही केस, यानी कि इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन हो, तो दोनों ही केसेस में इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंश्योरेंस इज नॉट गैम्बलिंग बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डैश। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंश्योरेंस को गैम्बलिंग, यानी कि जुआ, नहीं माना जाता क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, और इसी
को आपको बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसको जुआ या गैम्बलिंग नहीं कंसिडर किया जाता। तो ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, देन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देन इंडेमनिटी प्रिंसिपल, एंड डी ऑप्शन कह रही है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। तो सी और डी तो सेम ही है। तो देखिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट रहता है, यानी कि बीमा योग्य ब्याज रहता है, इसकी वजह से इसे गैम्बलिंग में कंसीडर नहीं किया जाता है। सो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ व्हेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट इन द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमन लॉ के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में आप कब जानकारी लेंगे। सो ऑप्शंस आर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, यानी कि जब हम पॉलिसी खरीद रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एट द टाइम ऑफ क्लेम, यानी कि क्लेम के वक्त। सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन कह रही है नोटा। तो देखिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं या लाइफ इंश्योरेंस अपने लिए खरीदते हैं, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की जो बात है वो जब आप पॉलिसी खरीद रहे हैं उसी टाइम पर होगी। उसी टाइम पर आप पूछेंगे कि मुझे इसका बीमा का कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू कॉमन लॉ व्हेन इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट इन जनरल लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में हमने लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात की, अब यहाँ पर ये जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन में भी कि जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप कब इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात करेंगे। तो ऑप्शंस हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग आउट पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी लेते वक्त, देन एट द टाइम ऑफ क्लेम, यानी कि क्लेम लेते वक्त, और ऑप्शन सी कह रही है बोथ ए एंड बी। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी दोनों ही ऑप्शंस कंसीडर की जाती हैं, यानी कि आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट की बात जब पॉलिसी लेंगे तब भी और क्लेम के टाइम तब भी, दोनों ही केसेस में लिया जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रॉक्सिमेट कॉज रेफर टू डैश कॉज विच सेट इन मोशन अ चेन ऑफ इवेंट्स प्रोड्यूसिंग द लॉस। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप प्रॉक्सिमेट कॉज क्या होता है या किस प्रकार का कारण है जिसकी वजह से चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि एक के बाद दूसरा इवेंट होता है और जो कि लॉस प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले तो आपको प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब पता होना चाहिए। देखिए प्रॉक्सिमेट कॉज को हम कह सकते हैं मोस्ट प्रोबेबल कॉज, यानी कि ऐसा कॉज जिसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, संभावना हो, या हम कह सकते हैं बहुत समीप वाला कारण। तो अब इसकी ऑप्शंस देखते हैं और फिर इसका आंसर ढूंढते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन है एक्टिव, देन एफिशिएंट, देन ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, और लास्ट ऑप्शन कह रही है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। तो देखिए प्रॉक्सिमेट कॉज जो है वो एक्टिव और एफिशिएंट दोनों ही होगा, यानी कि वो प्रभावकारी भी होगा और सक्षम भी होगा, क्योंकि उसी की वजह से एक के बाद दूसरा इवेंट होगा जिससे कि ज़्यादा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन अडेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को अडेशन कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है। तो देखिए पहले तो आपको अडेशन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता होना चाहिए। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टीज़ के बीच में होता है, जिनमें से एक पार्टी के पास टर्म्स और कंडीशन सेट करने की ज़्यादा पावर होती है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को अडेशन कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों कहा गया है। सो ऑप्शन ए कह रही है कि इंश्योरेंस कंपनी हैज़ द बार्गेनिंग पावर। ऑप्शन बी कह रही है क्लाइंट हैज़ ऑल्सो ग्रेट बार्गेनिंग पावर, और ऑप्शन सी में कहा गया है दोनों ही सही है, और ऑप्शन डी कह रही है दोनों ही ए और बी गलत है। तो देखिए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में जो बार्गेनिंग पावर रहती है, सौदा करने की पावर रहती है, वो इंश्योरेंस कंपनी के पास ज़्यादा रहती है एज़ कंपेयर टू द क्लाइंट। तो इसकी जो सही ऑप्शन होगी वो ऑप्शन ए है, यानी कि राइट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फैसिलिटी इज गिवन टू द पॉलिसी होल्डर
टू न्यूट्रलाइज द बार्गेनिंग पावर इन अडेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पॉलिसी होल्डर को ऐसी कौन सी फैसिलिटी दी जाती है जिससे कि वो इंश्योरेंस कंपनी की अडेशन कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके या उसकी बार्गेनिंग पावर को न्यूट्रलाइज कर सके। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं वो है सरेंडर, लोन, असाइनमेंट एंड फ्री लुक पीरियड। देखिए, पॉलिसी होल्डर के पास अडेशन कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पावर है वो है फ्री लुक पीरियड। अब देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। जब हम किसी इंश्योरर से इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो मोस्टली किसकी होती हैं? इंश्योरर की, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी की, और हमें एज अ पॉलिसी होल्डर उन सभी को मानना पड़ता है। अब हमने जब इंश्योरेंस करवा ली और अगर हमें वो टर्म्स और कंडीशंस इवन इंश्योरेंस करवाने के बाद भी अच्छी नहीं लगती हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 15 दिन का समय दिया जाता है कि हम उस कॉन्ट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दें, यानी कि अपनी इंश्योरेंस को वापस कर दें, और उस 15 दिन के समय को फ्री लुक पीरियड कहा जाता है। सो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आपको ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसमें ये पूछ रहे हैं कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिसको कि आप किसी भी व्यक्ति की जीवन का लॉन्ग टर्म गोल नहीं कंसीडर करोगे। तो पहली ऑप्शन है एजुकेशन और मैरिज ऑफ अ चाइल्ड। तो देखिए, एजुकेशन हो या मैरिज ऑफ अ चाइल्ड हो तो ये हमारे जीवन का एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिटायरमेंट प्रोविजन, यानी कि अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म गोल में आ जाता है। नेक्स्ट है बाइंग अ टीवी सेट, यानी कि एक टीवी सेट अपने लिए खरीदना, और ऑप्शन डी कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, जो बाइंग अ टीवी सेट है ये हमारी लाइफ का एक लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेविंग इज अ कॉम्पोजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजंस। आपको बताना है कि अगर हम सेविंग करना चाहते हैं तो जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सी ऑप्शन है जो कि एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकती है सेविंग करने के लिए। सो द ऑप्शंस आर पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, इसका मतलब है कि जो कंजम्पशन है या हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको हम अगर पोस्टपोन कर दें। नेक्स्ट है पार्टिंग विद द लिक्विडिटी, इसका मतलब है कि हम जो अपना जीवन है वो लिक्विडिटी के साथ जिएं, यानी कि जैसी सिचुएशन है हम वैसे अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लें। और ऑप्शन सी कह रही है बोथ ऑफ अबव। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि अगर हम ए और बी दोनों ऑप्शंस को कंबाइंड करें तब हम अपनी लाइफ में सेविंग कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टर्म्ड एज द नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। अब आपको बताना है कि किसको आप एक इंडिविजुअल की नीड में कंसीडर करेंगे जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से। सो द फर्स्ट इज स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन नीड्स। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन नीड्स ऐसी नीड्स आ जाती हैं जो कि स्पेशल कामों के लिए हमारी ज़रूरतें रहती हैं, कुछ खास काम रहते हैं हमारी लाइफ में। नेक्स्ट है जनरल ट्रांजैक्शन नीड्स। अब ये ऐसी नीड्स हैं जो कि जनरल कामों के लिए, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे डेली नीड्स वाले काम रहते हैं, वो ज़रूरतें हो जाती हैं। नेक्स्ट है मीटिंग कॉन्टिजेंसी। अब मीटिंग कॉन्टिजेंसी एक ऐसी नीड्स हैं जो कि अचानक आ जाती हैं, जिसे हम इमरजेंसी कह सकते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है या डी ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये 3 प्रकार की नीड्स हमेशा रहती ही हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ अबव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी टर्म्ड एज अ ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट। आपको बताना है कि किसे आप ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट कहते हैं। तो ऑप्शंस दी गई हैं इंश्योरेंस, शेयर्स, रियल एस्टेट एंड बैंक डिपॉजिट्स। तो देखिए, इसका सही आंसर बैंक डिपॉजिट होगा, क्योंकि बैंक डिपॉजिट जो है वो ट्रांजैक्शनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट।
आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कि वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं माना गया है, यानी कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसको कि वेल्थ यानी कि पैसा इकट्ठा करने वाला प्रोडक्ट नहीं माना गया है। सो द ऑप्शंस आर शेयर्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंश्योरेंस। क्योंकि देखिए जो इंश्योरेंस है ये एक कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट है, यानी कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें मुसीबत के वक्त सुरक्षा प्रदान करेगा। इसे इसलिए वेल्थ अक्यूमुलेशन प्रोडक्ट की कैटेगरी में नहीं माना गया है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट की कैटेगरी में है। तो कॉन्टिजेंसी का मतलब है आकस्मिकता यानी कि इमरजेंसी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि इंश्योरेंस। तो आपको ये याद रखना है कि इंश्योरेंस जो है ये कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट्स टिपिकली एड्रेस विच टाइप ऑफ नीड। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो कॉन्टिजेंसी प्रोडक्ट्स रहते हैं यानी कि इमरजेंसी वाले प्रोडक्ट्स या आकस्मिकता वाले प्रोडक्ट्स, वो किस प्रकार की नीड्स में हेल्पफुल रहते हैं। तो ऑप्शंस हैं कैश रिक्वायरमेंट यानी कि जब हमें पैसे की आवश्यकता हो। नेक्स्ट है अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज यानी कि जो अनिश्चितताएं रहती हैं हमारे लाइफ में उनके अगेंस्ट। देन वेल्थ क्रिएशन यानी कि पैसा इकट्ठा करने के लिए। और डी ऑप्शन कह रही है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक डिपॉजिट एड्रेसेस विच टाइप ऑफ नीड। आपको बताना है कि जो बैंक डिपॉजिट रहता है वो किस प्रकार की नीड्स को कवर अप करता है। सो द ऑप्शंस आर अनसर्टेनिटीज, देन वेल्थ क्रिएशन, सेविंग्स एंड कॉन्टिजेंसीज। तो देखिए जो बैंक डिपॉजिट है वो मेनली माना जाता है सेविंग्स के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द यंग एज वन टेंड्स टू बी डैश। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी यंग एज में होता है तो उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का होगा। सो द ऑप्शंस आर प्रोग्रेसिव, एग्रेसिव, सिक्योर्ड एंड कंजर्वेटिव। तो देखिए यंग एज में जो व्यक्ति का नेचर रहता है वो रहता है एग्रेसिव, यानी कि जो कम आयु में व्यक्ति का जो नेचर है वो आक्रामक होती है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि एग्रेसिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वन नियर्स हिज रिटायरमेंट ईयर्स द रिस्क प्रोफाइल ऑफ एन इंडिविजुअल कुड बी डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट ईयर्स में चल रहा है तब उसका जो रिस्क प्रोफाइल होगा वो किस प्रकार का होगा। सो द ऑप्शंस आर प्रोग्रेसिव, एग्रेसिव, सिक्योर्ड एंड कंजर्वेटिव। तो देखिए जब व्यक्ति रिटायरमेंट ईयर्स में चला जाता है तो उसका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कंजर्वेटिव हो जाता है, यानी कि वो रिस्क लेना उस आयु में छोड़ देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि कंजर्वेटिव। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द राइट एज टू स्टार्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने की सही आयु क्या होगी। सो द ऑप्शंस आर यंग एज, मिडल एज, एडवांस्ड एज एंड फर्स्ट सैलरी। तो देखिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए जो आपकी राइट एज है वो है जब आपको अपनी फर्स्ट सैलरी मिले, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो। तो जब आप अपनी फर्स्ट सैलरी ले तभी से अपना जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसको स्टार्ट कर दें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई दो बातें हैं उनको पढ़ना है और बताना है कि कौन सी बात इनमें से गलत है। सो पहली बात ने कहा लॉन्गर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट द मोर दे विल मल्टीप्लाई। अब इस ऑप्शन में कहा गया है कि अगर आप ज़्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पैसा जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा।
और सेकंड बात में कहा गया है लेसर द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट द ग्रेटर विल मल्टीप्लाई, यानी कि अगर आप कम समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ज़्यादा मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आपको इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट बतानी है। देखिए कॉमन सी बात है या कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर हम ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा मल्टीप्लाई होगी। सो सीधी सी बात है कि जो ऑप्शन पहली है वो सही है और गलत वाली हमसे पूछ रहे हैं, तो सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत होगी। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी आ जाएगा, दैट इज़ जो सेकंड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब आपसे यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी वाली ऐसी बात है जो कि इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले पूछा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग इज फॉर वेल्दी इंडिविजुअल्स ओनली, यानी कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सिर्फ पैसे वाले लोगों के लिए ही होती है। बी ऑप्शन कह रही है अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच एंड डेडिकेटेड सेविंग आर नेसेसरी। बी ऑप्शन ने कहा है कि एक डिसिप्लिन और डेडिकेटेड वे में सेविंग करना हर एक के लिए ज़रूरी है। सी ऑप्शन कह रही है एन अनप्लैन्ड इम्पल्सिव अप्रोच कुड स्पेल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। सी ऑप्शन का मतलब है कि अगर हम एक अनप्लैन्ड वे में चलें तो हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और डी ऑप्शन कह रही है इन्वेस्टमेंट शुड सूट वंस रिस्क एपिटाइट, यानी कि जिस व्यक्ति की जितनी रिस्क लेने की भूख है उसके हिसाब से उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी तो बिल्कुल सही हैं। इनमें से जो गलत वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। सो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं यानी कि महंगाई की बात करते हैं तो नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन सही नहीं है। तो सबसे पहली ऑप्शन कह रही है इन्फ्लेशन लीड्स टू राइज इन प्राइजेस, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन मीन्स मोर परचेजिंग पावर। अब ये ऑप्शन कह रही है कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का मतलब है लोगों की ज़्यादा परचेजिंग पावर हो रही है, मतलब खरीदने की क्षमता उनकी बढ़ रही है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन मीन्स इरोजन ऑफ मनी वैल्यू। तो इस ऑप्शन का मतलब है कि महंगाई का मतलब है कि जो मनी की वैल्यू है, पैसे की जो वैल्यू है वो घट रही है, कम हो रही है। और डी ऑप्शन कह रही है इन्फ्लेशन प्लेज होवैक, यानी कि इन्फ्लेशन की वजह से विनाश हो सकता है, यानी कि ये अच्छा नहीं है। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट नहीं है ऑप्शन वो ऑप्शन बी है, यानी कि इन्फ्लेशन मीन्स मोर परचेजिंग पावर। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ लेट चेंजिंग लाइफस्टाइल ऑफ पीपल लीड टू मोर डैश। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आजकल लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है वो किस चीज़ को लीड कर रहा है या उससे क्या हो रहा है। तो देखिए ऑप्शंस हैं सेविंग्स, देन इन्वेस्टमेंट्स, देन इंश्योरेंस और ऑप्शन डी कह रही है बोरोविंग। देखिए तो आजकल के जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है इसमें जो बोरोइंग का फैशन है या ट्रेंड है वो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पहले समय में लोग बोरो नहीं करते थे, जितना उनके पास होता था उसके हिसाब से वो खर्च करते थे और उसी को वो सेव करते थे। पर आजकल चाहे हमने कुछ भी खरीदना है, चाहे घर खरीदना है, चाहे गाड़ी खरीदनी है, वो हम कैसे लेते हैं, उधार पर लेते हैं। तो आजकल का जो चेंजिंग लाइफस्टाइल है उसकी वजह से लोगों में बोरोइंग की जो ट्रेंड है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंश्योरेंस प्लानिंग। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं उनमें से इंश्योरेंस प्लानिंग को कौन कंसीडर नहीं होगा, मतलब कौन सी ऑप्शन है जो कि इंश्योरेंस प्लानिंग में नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस, ये तो इंश्योरेंस प्लानिंग में आएगी।
देन हाउसिंग लोन है, देन प्रोटेक्शन ऑफ असेट्स है एंड हेल्थ इंश्योरेंस है। अब देखिए जो ऑप्शन बी है यानी कि हाउसिंग लोन्स, ये इंश्योरेंस प्लानिंग का पार्ट नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट इन्वेस्टमेंट व्हीकल वुड नॉट डिपेंड ऑन। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम एक सही तरीका इन्वेस्टमेंट का जान लें तो हमें किस चीज़ पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। सो द ऑप्शंस आर लिक्विडिटी, टैक्स बेनिफिट, टाइम हॉरिजॉन एंड इंश्योरेबिलिटी। तो देखिए अगर हमने इन्वेस्टमेंट का सही वे चुन लिया है तो हमें इंश्योरेबिलिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ फेज इन द रिटायरमेंट प्लानिंग। आपको बताना है कि जब आप अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं तो किस चीज़ को आपको कंसीडर नहीं करना है या किस चीज़ को रिटायरमेंट प्लानिंग में माना नहीं जाएगा। तो इसके ऑप्शंस हैं एक्यूमुलेशन, इन्फ्लेशन, कंजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हुए हमें दिमाग में इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करना है, सो द राइट आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टेट प्लानिंग would take care of devolution of one's estate soon after his dash। तो देखिए एस्टेट प्लानिंग का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एस्टेट प्लानिंग होती है यानी कि एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अपनी अगले वाली जनरेशन को ट्रांसफ़र कर देता है तो वो कब होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है फर्स्ट है इलनेस यानी कि बीमारी के वक्त, देन बर्थ यानी कि जन्म के वक्त, देन सी है मैरिज यानी कि शादी के वक्त, और डी है डेथ। तो देखिए आफ्टर डेथ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कवर एस्टेट प्लानिंग। आपको बताना है कि जब एस्टेट प्लानिंग है तो इनमें से कौन सी वाली ऑप्शन जो है वो सही नहीं मानी जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरेंडर, देन नॉमिनेशन, देन असाइनमेंट एंड राइटिंग अ विल। तो देखिए जब हम एस्टेट प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें नॉमिनेशन भी होता है, असाइनमेंट भी होता है और विल भी लिखी जाती है, पर सरेंडर जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं आता है। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन ए है यानी कि सरेंडर। Now the next question is, as per IRDAI guidelines, a dash grace period is allowed for renewal of individual health policies। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर हमें एक इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी को रिन्यू करवाना है तो IRDAI गाइडलाइंस के हिसाब से कितने समय का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। तो देखिए ग्रेस पीरियड वह समय रहता है जिसके दौरान हम अपनी ड्यू पॉलिसी की पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रीमियम भरने के लिए जो हमें समय मिलता है उसे ग्रेस पीरियड कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 30 डेज, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन प्रोटेक्शन नीड ऑफ अ 19-year-old इज मोस्ट लाइकली टू बी। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर कोई 19 साल का कोई व्यक्ति है तो उसके लिए जो मेन प्रोटेक्शन नीड रहती है वो क्या होगी। सो द ऑप्शंस आर सेल्फ प्रोटेक्शन, होम लोन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ डिपेंडेंट्स, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस फ्यूचर। अब देखिए जो 19 साल का व्यक्ति है उसको ना तो होम लोन प्रोटेक्शन की ज़रूरत होगी क्योंकि इतनी आयु में कोई भी होम लोन नहीं लेता है, ना ही उसे अपने डिपेंडेंट्स की प्रोटेक्शन की ज़रूरत है क्योंकि 19 साल के व्यक्ति पर कोई डिपेंडेंट भी नहीं होगा, और ना ही उसको अपने बच्चों के फ्यूचर की प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी क्योंकि 19 साल के व्यक्ति के कोई डिपेंडेंट बच्चे भी नहीं होंगे। तो उसकी जो मेन नीड है वो है सेल्फ प्रोटेक्शन, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लान। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब आप इनकम टैक्स प्लान कर रहे हैं तो जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से किसकी आवश्यकता नहीं रहती है। तो पहली ऑप्शन है मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट। तो देखिए जब हम इनकम टैक्स प्लान कर रहे हैं
तो हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट मिल जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है रिड्यूस्ड टैक्स बर्डन एज अ रिजल्ट ऑफ प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सही तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से इन्वेस्टमेंट करके हम टैक्स के बोझ को कम कर सकते हैं। सी ऑप्शन है टैक्स इवेशन, यानी कि टैक्स को टाल के या टैक्स की चोरी करके। और डी ऑप्शन है फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स ब्रेक्स, यानी कि टैक्स ब्रेक्स का पूरा फ़ायदा उठा के। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जब हम अपना इनकम टैक्स प्लान कर रहे हैं तो हमें टैक्स इवेशन को एज ऑब्जेक्टिव कंसीडर नहीं करना होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि सही नहीं है यानी कि गलत है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कह रही है कि वन शुड अवेल पोटेंशियल टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब आप इनकम टैक्स प्लान कर रहा है वो व्यक्ति, तो उसकी सेविंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्पज़ ऑफ टैक्स सेविंग इज़ टू मिनिमाइज टैक्सेस नॉट टू इवेड द टैक्सेस, यानी कि टैक्स सेव करने का मेन पर्पज़ है टैक्सेस को मिनिमाइज करना, ना कि उनको टालना या फिर टैक्स की चोरी करना। और ऑप्शन सी कह रही है टैक्स प्लानिंग हेल्प्स टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ टैक्स लॉज, यानी कि टैक्स की प्लानिंग करके हम टैक्स लॉज की हेल्प से ज़्यादा टैक्स की एडवांटेज ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रही है एजेंट्स आर नॉट मच हेल्पफुल इन एडवाइजिंग ऑन द टैक्स प्लानिंग। अब इस ऑप्शन का मतलब है कि जो एजेंट्स हैं वो आपको टैक्स प्लान करने में ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसमें से जो गलत वाली ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि एजेंट्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इंश्योरेंस में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि हम अपने इनकम टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। सो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ राइडर्स इज इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम राइडर्स की बात करते हैं तो कौन सी ऑप्शन जो है वो गलत है। तो पढ़ते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए कह रही है राइडर मीन्स द बेसिक डेथ कवर ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो राइडर का मतलब है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेसिक डेथ कवर मिलेगा उसे राइडर कहा जाता है। ऑप्शन बी है राइडर कैन बी एडेड थ्रू एन एंडोर्समेंट, यानी कि एंडोर्समेंट के थ्रू भी हम राइडर अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। एंडोर्समेंट का मतलब होता है कि जो कंपनी हमें अलाउ करती है कि जो चेंजेस हम अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में कर सकते हैं उसको एंडोर्समेंट कहा जाता है। ऑप्शन सी कहती है राइडर्स रेफर टू सप्लीमेंट्री बेनिफिट्स इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, यानी कि राइडर जो है ये एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्स्ट्रा मिलने वाले बेनिफिट्स को कहा गया है। और ऑप्शन डी कहती है कि राइडर्स हेल्प कस्टमाइज द इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, कि राइडर्स की मदद से हम किसी भी व्यक्ति की जो भी प्रेफरेंसेस हैं या जो उसकी आवश्यकताएं हैं उनको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों ही राइडर की दृष्टि से बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं, पर जो ऑप्शन ए है ये राइडर के लिए बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टर्म इंश्योरेंस इज मेनली सुटेबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स। आपको बताना है कि जो टर्म इंश्योरेंस है वो नीचे दी गई नीड्स में से कौन सी नीड के लिए सुटेबल रहती है। तो पहली ऑप्शन है टैक्स प्लानिंग, देन सेविंग्स, देन डिजीज, और फोर्थ ऑप्शन यानी कि ऑप्शन डी कहती है इनकम रिप्लेसमेंट। तो देखिए टर्म इंश्योरेंस जो है ये मेनली ऐसी इंश्योरेंस रहती है जिसमें कोई सेविंग कंपोनेंट नहीं रहता है। इसमें सिर्फ रिस्क कवर मिलता है, यानी कि कोई भी मेच्योरिटी नहीं मिलेगी, इसमें सिर्फ डेथ बेनिफिट रहता है। तो इसके लिए जो टैक्स इंश्योरेंस का जो सही आंसर आएगा इस क्वेश्चन में वो ऑप्शन डी होगा, इनकम रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि अगर जिस व्यक्ति ने टर्म इंश्योरेंस करवाई है उसकी टर्म के दौरान यानी कि प्लान लेने के दौरान उसकी डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा,
यानी कि जो इनकम आ रही थी उसको रिप्लेस कर सकती है टर्म इंश्योरेंस का जो बेनिफिट मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। आपको बताना है कि जो नीचे दी गई ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा प्लान है जो कि ट्रेडिशनल प्लान्स में नहीं आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए है होल लाइफ प्लान, ये ट्रेडिशनल है। एंडोमेंट प्लान, मनी बैक प्लान, ये दोनों ही ट्रेडिशनल की कैटेगरी में आते हैं। और ऑप्शन जो डी है यूलिप, तो यूलिप जो प्लान है जिसे कि हम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं, ये नॉन ट्रेडिशनल प्लान्स हैं क्योंकि ये मार्केट बेस्ड प्लान्स रहते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी यूलिप होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि गलत है नीचे दी गई ऑप्शंस में से। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टर्म इंश्योरेंस कैन बी टेकन एज अ स्टैंड अलोन पॉलिसी। तो देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि टर्म अलोन को हम अकेली पॉलिसी के तौर पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस कैन नॉट बी टेकन एज अ राइडर, यानी कि टर्म इंश्योरेंस को हम एक राइडर की तरह नहीं ले सकते हैं। ऑप्शन सी है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सोल्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के द्वारा बेची जाती हैं। देन डी ऑप्शन है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज प्रोवाइड कवर फॉर फिक्स्ड पीरियड, यानी कि ये एक फिक्स्ड समय के लिए कवर प्रोवाइड करती हैं। तो देखिए इसमें से ए, सी और डी तीनों ही ऑप्शन सही हैं, पर जो बी ऑप्शन है जिसमें कहा गया है कि टर्म इंश्योरेंस को आप एक राइडर की तरह नहीं ले सकते, ये एक गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी को आप होल लाइफ या किसी और पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ एज राइडर ले सकते हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर अ पर्सन who cannot temporarily afford to pay high premiums now। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो कि एक ऐसे व्यक्ति के लिए सुटेबल रहेगी जो कि अभी टेम्परेरली ज़्यादा प्रीमियम नहीं दे सकता है। तो इसकी ऑप्शंस हैं कन्वर्टेबल एंडोमेंट, देन कन्वर्टेबल मनी बैक, देन कन्वर्टेबल यूलिप और लास्ट ऑप्शन है कन्वर्टेबल होल लाइफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कन्वर्टेबल होल लाइफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएंट ऑफ टर्म इंश्योरेंस। आपको बताना है कि कौन सी ऐसी ऑप्शन है नीचे दी गई पॉलिसीज में से जिसको कि टर्म इंश्योरेंस का वेरिएंट नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्टगेज रिटेंशन इंश्योरेंस, जो कि बेसिकली होम लोन बोरोवर्स के लिए रहती है। देन रिटर्न ऑफ प्रीमियम, देन इंक्रीज टर्म इंश्योरेंस और लास्ट ऑप्शन है एंडोमेंट इंश्योरेंस। तो देखिए जो टर्म इंश्योरेंस का वेरिएंट है वो डी ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसका जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है, एंडोमेंट इंश्योरेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होल लाइफ इंश्योरेंस डजंट पोजेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। आपको बताना है कि जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है उनमें से इनमें कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नहीं होगी। तो इसमें ऑप्शंस हैं सेविंग बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, सर्वाइवल बेनिफिट और बोनस बेनिफिट। तो देखिए जो होल लाइफ इंश्योरेंस रहती है इसमें सेविंग बेनिफिट भी है, डेथ बेनिफिट भी है और बोनस भी जो है वो आपकी पॉलिसी में ऐड होता रहता है। पर जो ऑप्शन सी है जिसको कि सर्वाइवल बेनिफिट कहा गया है, सर्वाइवल बेनिफिट इसे हम पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट भी कहते हैं। या आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं कि जो मनी बैक पॉलिसीज़ में हर 5 साल या हर फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो एक पैसा मिलता है उसे हम सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। तो होल लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा कोई भी फ़ायदा नहीं मिलता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लान इज सुटेबल फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लान है जो कि सुटेबल रहता है जिससे कि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी जोड़ सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। सो द ऑप्शंस आर होल लाइफ, देन एंडोमेंट, देन यूलिप एंड टर्म इंश्योरेंस।
तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, यानी कि एंडोमेंट प्लान्स की हेल्प से आप एक स्पेसिफिक सम ऑफ मनी इकट्ठा कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉलिसी विद द कवर फॉर एन इनडेफिनेट टर्म इज कॉल्ड डैश। आपको उस पॉलिसी का नाम बताना है जिसका कवर अनिश्चित काल तक रहता है। सो द ऑप्शंस आर होल लाइफ, एंडोमेंट, मनी बैक और लास्ट है टर्म इंश्योरेंस। देखिए जो एंडोमेंट प्लान है ये फिक्स टर्म के लिए रहता है, मनी बैक भी फिक्स है और टर्म इंश्योरेंस भी फिक्स है। पर जो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है इसकी टर्म, जैसा कि इसका नाम बोल रहा है, पूरा जीवन तक रहती है, यानी कि जब तक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक इसकी टर्म रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि होल लाइफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन एडवांटेज ऑफ टर्म इंश्योरेंस लाइज इन डैश। आपको बताना है कि जो टर्म इंश्योरेंस है उसका मेन फायदा क्या होगा। सो द ऑप्शंस आर प्रोटेक्शन, थ्रिफ्ट, सेविंग्स एंड प्राइस। तो देखिए टर्म इंश्योरेंस का जो सबसे मेन फायदा है वो है प्राइस, कि टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज जो हैं वो एज कंपेयर टू अदर पॉलिसीज काफ़ी सस्ती रहती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज प्राइस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोमेंट इंश्योरेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू फीचर्स। आपको बताना है कि जो एंडोमेंट इंश्योरेंस है वो नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सी ऐसे दो फीचर्स का कॉम्बिनेशन है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज अ डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस विद डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस विद डिक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, देन इंक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एलिमेंट, और जो सही ऑप्शन इसका है वो ऑप्शन डी है, यानी कि डिक्रीजिंग टर्म इंश्योरेंस विद इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एलिमेंट। देखिए इसका मतलब है कि एंडोमेंट इंश्योरेंस में जैसे जैसे आपकी टर्म इंश्योरेंस की जो टर्म है वो कम होती जाएगी, आपका जो इन्वेस्टमेंट एलिमेंट है वो बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेल्थ इंश्योरेंस इज डिजाइंड टू हैंडल विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क्स। आपको बताना है कि हेल्थ इंश्योरेंस नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन से ऐसे रिस्क को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सो द ऑप्शंस आर मॉर्टेलिटी यानी कि डेथ रेट, मॉर्बिडिटी यानी कि नंबर ऑफ डिजीजेस, देन पर्सनल एक्सीडेंट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ अबव। तो देखिए जो हेल्थ इंश्योरेंस है इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है मॉर्बिडिटी को हैंडल करने के लिए, क्योंकि मॉर्बिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजीजेज यानी कि रोगों की संख्या। तो आपको याद रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस इज स्पेशली डिजाइंड टू डील विद द मॉर्बिडिटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सो द स्टेटमेंट्स आर, ए है द प्राइम पर्पस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन का जो मेन पर्पस है वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन कहती है प्राइम पर्पस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन इज टू प्रोटेक्ट द पॉलिसी होल्डर, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशंस का जो मेन पर्पस है वो पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन कहती है प्राइम पर्पस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन इज टू प्रोटेक्ट द इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन का प्राइम पर्पस जो इंश्योरेंस बिजनेस में इंटरमीडिएट रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। और लास्ट ऑप्शन कहती है कि प्राइम पर्पस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन इज टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन का मेन पर्पस जो है वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन देना है। तो देखिए इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जो इंश्योरेंस रेगुलेशंस हैं इनका प्राइम पर्पस या मेन पर्पस या इनका जो मेन काम है वो पॉलिसी होल्डर्स को प्रोटेक्शन देना है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा करना होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,